गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू किए थे, और भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में पढ़ना होता है। सबसे पहला कंपनी के अधीन शासन, और दूसरा चरण क्राउन का शासन। और पिछली क्लास में हम लोग कंपनी के अधीन शासन पढ़ रहे थे, और उसके अंतर्गत कई सारे अधिनियम और एक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़े, जो ब्रिटेन की सरकार द्वारा बनाकर भारत भेजा गया था। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे 1793 का चार्टर अधिनियम। और लास्ट में हमने इसी अधिनियम के तहत कुछ बातें जानी थी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास में सबसे पहला जो चरण पढ़ रहे थे हम लोग, वो था कंपनी के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन जो पढ़ना होता है 1773 से 1857 के बीच। और पिछली क्लास में लास्ट में जो सबसे लास्ट अधिनियम हम लोग पढ़ रहे थे, 1793 का चार्टर अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत और इस अधिनियम के तहत क्या क्या काम हुए, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। जैसे सबसे पहले कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। दूसरा काम हुआ कि 21 अप्रैल सन 1793 को आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। इसीलिए 21 अप्रैल को भारतीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और भारतीय नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 में ही राजस्व पुलिस और राजस्व बोर्ड की भी स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि अब से लिखित कानून होंगे हमारे देश में। जैसा कि पहले जो भी कानून ब्रिटेन द्वारा भेजे जाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं के द्वारा चलाए जाते थे। लेकिन इस अधिनियम के बाद यह प्रावधान किया गया कि अब कानूनों को लिखा जाएगा, और उनकी व्याख्या करने के लिए उनकी व्याख्या की जो जिम्मेदारी थी वो न्यायालय को दे दी गई। कहने का मतलब कि अब से जो भी कानून होंगे वो लिखित होंगे, और अगर उनमें कोई भी मतभेद होता है तो उसकी व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला काम लिखेंगे जो इस अधिनियम के तहत हुआ। नियंत्रक मंडल के सदस्यों नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते। अब भारतीय राजस्व से ही दिए जाएंगे।
अब से नियंत्रक मंडल के जो सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से ही दिए जाएंगे। भाई आप जानते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए लंदन में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी, जिसमें कुल 6 सदस्य हुआ करते थे। तो इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि उन 6 सदस्यों की जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से ही दिए जाएंगे। इसके बाद 20 साल और बीते और अंग्रेजों द्वारा बनाकर भेजा गया अगला एक्ट या अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम। अठारह सौ तेरह का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या क्या काम हुए वो जानेंगे। सबसे पहले इस अधिनियम के तहत लिखेंगे दो अधिकारों को छोड़कर दो अधिकारों को छोड़कर कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार थे, ट्रेड मोनोपोली थी, उसको अब क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत में निवेश करके व्यापार कर सकता था। लेकिन दो अब भी ऐसे व्यापार थे जिसका व्यापारिक एकाधिकार अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और वो कौन था, वो कौन दो अधिकार थे। सबसे पहला लिखेंगे चाय का व्यापार, और दूसरा चीन के साथ व्यापार। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कहने का मतलब अब ब्रिटेन में या ब्रिटेन के जो भी व्यक्ति चाह रहे हैं कि भारत में आकर वो व्यापार करने के लिए वो लोग अब भारत में व्यापार कर सकते हैं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म हो गई, तो कोई भी ब्रिटेन से आकर भारत में निवेश कर कर अपना व्यापार कर सकता था। लेकिन अब भी दो ऐसे व्यापार थे जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, और वो कौन दो थे। सबसे पहला था चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। अगला काम जो इस अधिनियम के तहत हुआ, लिखेंगे 1813 में ईसाई अठारह सौ तेरह ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ।
1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। भाई क्यों आए, इनका भारत में आने का उद्देश्य क्या था, क्यों इनको भारत में भेजा गया था? तो इनका कार्य ये था कि ये भारत में जाएं और ईसाई धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करें। कहने का मतलब ये भारत में इसलिए आए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवा सके। तो सवाल आपसे बस यही पूछेगा कि ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन कब हुआ और किस अधिनियम के तहत इनको भारत में जाने का आदेश मिला। लिखेंगे इस अधिनियम के तहत जो अगला काम हुआ, लिखेंगे इस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा के विकास के लिए भारतीय शिक्षा के विकास के लिए सालाना 1 लाख रुपए सालाना 1 लाख रुपए आवंटित भारतीय शिक्षा के विकास के लिए सालाना 1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब कि अब से भारत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, भारत की शिक्षा के विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे जो भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। इसका भी फैसला इसी अधिनियम के तहत किया गया। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए आवंटित करने का भी फैसला किया गया। ये सारे कुछ काम थे जो इस अधिनियम के तहत किए गए। अगला अधिनियम आया 1833 का चार्टर अधिनियम। (1833) का चार्टर अधिनियम। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है वो लिखेंगे कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी व्यापारिक एकाधिकार नहीं है, ट्रेड मोनोपोली नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब प्रशासन नहीं चलाएगी या ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब
ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में व्यापार नहीं करेगी, बस अपना प्रशासन चलाएगी। इसीलिए इसीलिए लिखेंगे, लेकिन लेकिन कंपनी के प्रशासन को कंपनी के प्रशासन को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, भारत का प्रशासन चलाएगी। इसीलिए कंपनी के प्रशासन को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अगला काम जो इस अधिनियम के तहत किया गया, लिखेंगे इस अधिनियम के तहत कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। केंद्रीयकरण का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन एक केंद्र से चलाया जाएगा। और वो कहां हो, एक केंद्र कहां होगा? कलकत्ता। मतलब अब कंपनी के प्रशासन को कलकत्ता से ही चलाया जाएगा। इसीलिए इसीलिए लिखेंगे इसीलिए अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लिखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसके अलावा इसके अलावा बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। इसके अलावा बंगाल में एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई।
लिखेंगे 1835 में अंग्रेजी भाषा को 1835 में अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा 1835 में अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा बना दिया गया। अठारह में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बना दी गई। इसके बाद अगला जो अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा बनाकर भेजा गया, (1853) का चार्टर अधिनियम। (1853) का चार्टर अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत कौन कौन से काम हुए वो एक एक करके लिखेंगे। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले कंपनी से प्रशासन और विधायिका को अलग अलग किया गया। इस अधिनियम के तहत सबसे पहला काम यह हुआ कि कंपनी से प्रशासन और विधायिका को अलग अलग किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विधायिका का काम क्या होता है भाई, आप लोग जानते हैं कि विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। इसीलिए इसीलिए कानून का निर्माण करने के लिए भारत में एक अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। कानून या विधि का निर्माण करने के लिए एक अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। कानून बनाने के लिए एक अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें जिसमें कुल 12 सदस्य हुआ करते थे। जिसमें कुल 12 सदस्य थे। जिसमें कुल 12 सदस्य थे। कहने का मतलब कि 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत सबसे पहले कंपनी से प्रशासन और विधायिका को अलग किया गया और कानून बनाने के लिए या विधि का निर्माण करने के लिए एक अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल 12 सदस्य थे।
इसके अलावा 1853 में भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। भाई आप जानते हैं कि 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक सेवाओं की स्थापना की गई, आईसीएस की स्थापना की गई, इंडियन सिविल सर्विसेज, और इसका जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन इस अधिनियम के तहत 1853 में यह प्रावधान किया गया कि अब भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत होगी। और 1853 से 1923 तक ये परीक्षाएं कहां कंडक्ट कराई गई? लंदन में। जो भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए परीक्षा की शुरुआत कराई गई वो सबसे पहले कहां हुई? लंदन में। 1853 से 1923 तक जो है ये परीक्षाएं कराई गई लंदन में, और 1923 के बाद से ये परीक्षाएं भारत में होने लगी। 1923 के बाद ये परीक्षाएं भारत में होने लगी। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कंपनी से अब व्यापार को अलग कर दिया गया है, या कंपनी से व्यापार को खत्म कर दिया गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत का प्रशासन चला रही है, इसलिए 24 निदेशक मंडल की कोई आवश्यकता तो है नहीं अब। इसलिए लिखेंगे इसलिए निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके 4 साल बाद 1857 की क्रांति हुई, और जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का अंतिम मुगल बादशाह शासन में था बहादुर शाह जफर, और 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को ही इस क्रांति का नेता बनाया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके बर्मा के रंगून भेज दिया और भारत से मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया, मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। और उसके बाद अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से ये घोषणा करवाया कि अब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं चलेगा, और अब से भारत में महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा।
इसीलिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और यहीं से हमको पढ़ना है भारत के संवैधानिक विकास का दूसरा चरण, क्राउन का शासन। तो अब हम लोग को पढ़ना है अगला चरण। तो लिखिए, अब पढ़ना है हम लोग को दूसरा चरण, क्राउन का शासन। जो चलेगा 1858 से 1947 तक। क्राउन का शासन जो चलेगा 1858 से 1947 तक। जैसा कि हमने आपसे बताया कि 1857 की क्रांति के बाद भारत से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया गया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया गया और उन्हें बर्मा के रंगून भेज दिया गया और भारत से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया गया। और औपचारिक रूप से यह घोषणा कर दिया गया कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। और महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया और वहीं से शुरू होता है क्राउन का शासन। क्राउन मतलब ताज। तो अब हम लोग को पढ़ना है क्राउन का शासन। और इसके तहत सबसे पहला अधिनियम जो ब्रिटेन से बनाकर भेजा गया वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। का भारत शासन अधिनियम। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन नहीं चलाएगी, अब शासन चलेगा महारानी विक्टोरिया का। सबसे पहला अधिनियम ब्रिटेन की तरफ से बनाकर भेजा गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे और अगली बात नेक्स्ट क्लास में होगी। तो जो लोग भाई नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इससे पहले जो क्लास हुए हैं उनको अटेंड करना होगा, तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। और जो भी सवाल है आपका वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और अब से हमारी क्लासेज रेगुलर होंगी। तो जब सब्सक्राइब करिए चैनल को तो बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो जब भी अपलोड होती हैं, जब भी आती हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी खबर हो, उसकी बातों का पता चले। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं रोकेंगे और अगली जो बात है अगली क्लास में की जाएगी। तो जय हिंद।